हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के बारे में आपने काफ़ी बार कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा है। अब हमें यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आइसोटॉप के बारे में समझेंगे तो आइसोटॉप्स हमें अच्छे समझ में आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होगी? द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऐसी भी स्पीशीज़ जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है होता है वो डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं आइसोटॉप्स। उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसे क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कह सकते हैं। अब बात आती है, जो टर्म आइसोटॉप है वो किसने दी? द टर्म आइसोटॉप वॉज गिवन बाय सॉडी, साइंटिस्ट का नाम था सॉडी, जिन्होंने ये टर्म आइसोटॉप्स हमें प्रोवाइड की थी, दी थी। अब बात करते हैं इस आइसोटॉप का असलियत में मतलब क्या होता है, ये आइसोटॉप वर्ड आया कहाँ से? तो हम कहेंगे आइसोटॉप वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है, ग्रीक वर्ड में आइसो और टॉप्स, ये दो वर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों को जोड़ के आइसोटॉप्स बनाया जाता है। आइसोस का मतलब होता है इक्वल, आइसोस का मतलब क्या होता है? इक्वल। और टॉप्स का मतलब क्या होता है? सेम प्लेस। जो इक्वल चीज़ें हैं वो सेम प्लेस अडॉप्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आइसोटॉप में क्या इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम प्लेस अडॉप्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं, हाइड्रोजन में तीनों हाइड्रोजन में जो एटॉमिक नंबर वो सेम है, इसका मतलब सेम प्लेस में सेम जो चीज़ें एटॉमिक नंबर सेम है वो सेम प्लेस अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटॉप। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आइसोटॉप के एग्जांपल्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। इसमें ट्रिटिनियम रेडियो एक्टिव होता है आइसोटॉप्स। ठीक है, ड्यूटेरियम्स को हैवी वाटर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। और प्रोटीनियम जो है दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स के इक्वलेंट होता है। तो प्रोटीनियम इसका में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। और ट्रिटिनियम में एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। तीनों में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो तीनों केसेस में लगाएंगे। अगर हम इसमें बात करें न्यूट्रॉन्स कितना आएंगे? 0। इसमें बात करें न्यूट्रॉन्स कितना आएंगे? 1। इसमें बात करें न्यूट्रॉन्स कितना आएंगे? 2 आएंगे। इस तरीके से न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो आप देखिए बेटा, कार्बन में तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन तीनों में एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है? आइसोटॉप्स होते हैं। इसमें कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजीज में जो हिस्टोरिकल सब्सटेंस होते हैं, किसी सब्सटेंस की एक एज निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन 14 को। इस तरीके से आपको समझ में आया ये आइसोटॉप्स के बारे में। अब बात करते हैं आइसोटॉप की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हम आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से रिलेट होती हैं। तो अगर हम आइसोटॉप्स के बारे में बात करें तो आइसोटॉप में आप सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं तो मैंने अभी बताया आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम होते हैं। और जिस स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सिमिलर होती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिप्रेजेंट की जाती है। इसका मतलब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझें तो हम कह सकते हैं आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटॉप की वो सिमिलर होती हैं, इज़ ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अगर हमें पूछा जाए ऐसा किस लिए होता है तो आप कहोगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद बात करें कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो
जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि हर आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आते हैं, और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आएंगे इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। लिख सकते हैं कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी is due to different number of neutron present in it। उसके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे, इसलिए क्या कहेंगे कि आइसोटॉप की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमें आइसोटॉप के बारे में पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी डिफरेंट होती है। और साथ में हम कह सकते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। तो इसका मतलब आइसोटॉप हैव सिमिलर, आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। इस तरीके से हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली आइसोटॉप्स के बारे में। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, किस कारण से प्रॉपर्टी शो करता है आइसोटॉप्स, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस तरह के आइसोटॉप जो अनस्टेबल होते हैं। इस तरह के आइसोटॉप जो अनस्टेबल होते हैं और वो डिके होने के बाद अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस प्रोड्यूस करें, तो ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का मतलब ऐसा आइसोटॉप जो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं नेचर में। कैसे होंगे, अनस्टेबल। और जो चीज़ अनस्टेबल है तो वो डिके हो जाती हैं और प्रोड्यूस करती है अपने में से अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो जो रेडियो एक्टिव isotopes, the unstable isotopes, the unstable isotope which decay by itself or other means and emit alpha rays, beta rays or gamma rays is known as radioactive आइसोटॉप्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कह सकते हैं। मतलब ऐसा आइसोटॉप जो अनस्टेबल नेचर के होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती इनमें, अनस्टेबल होते हैं। और ये आइसोटॉप जब डिके होते हैं तो क्या करते हैं, अल्फा रे, बीटा रेस, गामा रेस प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह के आइसोटॉप को क्या कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के जो हमारे मेडिकल फील्ड में या डिफरेंट फील्ड्स में कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट 60। सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट 60। मतलब कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक मास इसका 60 होता है, दैट इज कोबाल्ट 60 कहेंगे। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कौन सा आइसोटॉप यूज़ करते हैं, कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये बात आपको याद रखनी है, जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सा आइसोटॉप यूज़ करते हैं, कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें दूसरे आइसोटॉप के बारे में कि जो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235
इज used in न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स में हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसको, यूरेनियम 235 को। इसके साथ मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कार्बन जो होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 जो होता है वो यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब फॉसिल्स की एज निकालने के लिए हम कौन सा आइसोटॉप यूज़ करते हैं, कार्बन 14। तो कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग प्रोसेस में, कार्बन डेटिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, मतलब फॉसिल की एज वगैरह निकालनी हो तो पूछा जाए कि फॉसिल की एज निकालने कौन सा स्टॉप यूज़ करें, तो हम कहें कार्बन 14 यूज़ करते हैं, फॉसिल्स की एज निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं फॉस्फोरस 32 या P32 कह सकते हैं। क्या कहते हैं, P32 ये आइसोटॉप जो है वो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर्स में जैसे कोई एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्या होता है एडवांसमेंट होती है, तो वहाँ पे हम कौन सा आइसोटॉप यूज़ करते हैं, P32। तो P32 इज़ यूज्ड in the field of agriculture, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं कौन से, P32, मतलब फॉस्फोरस 32 को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है, मतलब आयोडीन का जो 131 आइसोटॉप होता है वो यूज़ किया जाता है कहाँ, एक तो गॉइटर डिजीज़ होती है, ठीक है, गॉइटर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिजीज़, गॉइटर डिजीज़ की ट्रीटमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन 131 यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कैसे थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट्स में हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें कि Na24 मतलब सोडियम 24, वैसे सोडियम का कितना होता है 23, लेकिन सोडियम 24 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, ये यूज़ किया जाता है कहाँ पे, स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, किसमें करेंगे, इट इज़ यूज्ड in the study of blood circulation in our body, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसकी स्टडी के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, Na24। इस तरीके से आपको समझ में आया, बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं ये डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कोबाल्ट 60, जैसे कि हम बात करें कोबाल्ट 60 कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कार्बन 14 यूज इन द कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, आयोडीन 131 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिजीज, और P32 इज यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। Na24 इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लड सर्कुलेशंस में यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो डिफरेंट जगह पे ये डिफरेंट टाइप के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइसोटॉप्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता है कि कौन सा आइसोटॉप्स बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, या क्वेश्चंस दे देगा उसमें से आपसे पूछ लेगा कि ये आइसोटॉप्स जो है ये इस चीज़ में यूज़ होता है, तो कौन सा आइसोटॉप्स होगा, इसमें से चारों में से एक ऑप्शन से आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंट आइसोटॉप्स कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या फिर कह सकते हैं जो आइसोटॉपिक मास होता है, जो फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास होता है उसको भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा जो फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास होता है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं फ्रैक्शनल, किसके बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास। फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास, ठीक है, या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं कई सारी जगह पे।
ठीक है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होता है, फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह सकते हैं या एवरेज रिलेटिव मास भी कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टर्म से यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? जो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आइसोटॉप्स होते हैं वो हमारे नेचर में डिफरेंट अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, और उन अबंडेंस के कारण जो एक हमारे पास एक एवरेज आता है किसी भी आइसोटॉप का जो नेचर में प्रेजेंट है, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है? द एवरेज atomic mass of different isotopes present, different isotope of elements present in the earth crust, that is called as fractional isotopic mass या fractional atomic mass। जैसे एवरेज एटॉमिक मास और डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट में जो डिफरेंट जो आइसोटॉपिक मास है वो उसका अबंडेंस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कैसे हम इसको फाइंड आउट करें। तो हर आइसोटॉप जो होता है उसका अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में अलग अलग होता है। अबंडेंस का मतलब उसकी अमाउंट कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, दैट इज अबंडेंस। और उसका एटॉमिक मास कौन सा है, कौन से वाला आइसोटॉप होता है, तो उसका अबंडेंस कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का। फ्रैक्शनल एटॉमिक FAM का मतलब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम दूसरे टर्म में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है, क्या होता है? आइसोटॉपिक मास ऑफ वन आइसोटॉप। पहला आइसोटॉप जो होता है उसका आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अबंडेंस, उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, प्लस आइसोटॉपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप। तो दूसरा आइसोटॉप उसका आइसोटॉपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू 100 के ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू अप टू n तक भी हो सकती है, मतलब एक आइसोटॉप हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहला आइसोटॉपिक मास, उसका अबंडेंस, उसका दूसरा आइसोटॉपिक मास का अबंडेंस, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा अप टू n तक हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज 100 के इक्वल। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास निकालने, रिलेटिव हम कह सकते हैं। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए बेटा कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा फ्रैक्शनल जो एटॉमिक मास होता है उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी को पता है जो क्लोरीन होता है वो आइसोटॉप्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरीन, एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको इसका। आपको पता है क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है, इसका एटॉमिक मास एक का 35 होता है। क्लोरीन होता है 17 और इसका एटॉमिक मास 37 होता है, ठीक है। दो क्लोरीन हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। एक का अबंडेंस मान लो 75% है, एक का अबंडेंस कितना है? 75%। दूसरे का अबंडेंस कितना होगा? 25% अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमसे पूछा जाए इसका जो एवरेज आइसोटॉपिक मास है वो क्या आएगा, तो क्या हमने फॉर्मूला भी समझा है कि पहला आइसोटॉपिक मास इंटू परसेंटेज प्लस दूसरा आइसोटॉपिक मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताएं जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, ठीक है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास जो होता है किसके बराबर होगा? पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना है, आप दिखाई दे, पहले का एटॉमिक मास कितना है? 35
5 और पहले का परसेंटेज कितना है 75%, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास कितना है 37 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, डिवाइड कर देंगे इसको कितने से 100 से, क्योंकि 2 आइसोटॉप है, अप टू n तो हमें यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। अब इस चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, इस चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल वैल्यू को अगर हम डिवाइड करें तो इन सभी को प्लस करने के बाद 3550, ठीक है 3550 आएगा और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। इन दोनों मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें 3550 आंसर आएगा। और 3550 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 और एक जीरो घटाएं तो कितना है 35.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 35.5 यू इज़ द एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो ये आंसर आया, ये जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल सकते हैं डिफरेंट आइसोटॉप्स का। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास किस तरीके, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बेस एक सेक्शन होता है और इस तरीके से इसको पता होना चाहिए आपको कैसे कर सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आके जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ आके आइसोटॉप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपके साथ शेयर हो गई है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, कैसे हम आइसोटॉप को पढ़ सकते हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं और फ्रैक्शनल आइसोटॉपिक मास क्या होता है। तो यहाँ आके टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।